जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, अलग नागरिकता, अलग झंडा, अलग प्रधान देकर और संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। सब झूठ 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 बोलते हैं। अगर देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो इंडिया अलायंस से है कि जब वो मुआयना करेंगे और बांटेंगे तो मुजरा और मंगलसूत्र को क्या बख्श देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंदिरेश कुमार जी। सर, आप ना सिर्फ आरएसएस के नेता हैं बल्कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी आपके जिम्मे हैं। पिछले 2 से 3 महीने में हमने देखा कि कैसे पूरे देश भर में चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। चुनाव के साथ-साथ जो बड़ी बातें रही इस चुनाव में वो आरक्षण को लेकर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमान को देना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकार यानी बीजेपी जो है वो 400 पार इसलिए मांग रही है ताकि वो संविधान बदल सके और आरक्षण को खत्म कर सके। आपकी क्या राय है? ऐसा है, कुछ बातें बहुत तथ्य और सत्य परख हैं। सन 1947 में देश को आज़ादी से ज़्यादा मजहब के नाम पर बंटवारा मिला है। उस समय लगभग प्राय मुस्लिम नेताओं ने कहा मुसलमान एक अलग कौम है, वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। इसके नाम पर विभाजन हुआ। आज़ादी मिलने के बाद दूसरी क्रूरता हुई। जब देश का संविधान बना तो 1950 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में जहां 47 में विभाजन मिला था, वहां पर संविधान को बांट दिया गया, टुकड़े किया गया। जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, अलग नागरिकता, अलग झंडा, अलग प्रधान देकर और संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। उसके पश्चात कांग्रेस ने ही सबसे पहले स्टैंड लिया। वो ये था कि देश के अंदर जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा, जो सर्वसम्मत फैसला हुआ। और मजहब के नाम पर आरक्षण यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक होगा, ये नहीं किया जाएगा। इसलिए जब संविधान लागू हुआ उस समय एक मत ये निर्णय था, मजहब का आरक्षण देश को बांटता है, समाज की एकता को तोड़ता है। आज जब कांग्रेस कहती है कि वह बीजेपी पर, आरएसएस पर आरोप लगाते हैं कि संविधान तोड़ देंगे या मुस्लिम आरक्षण वो देना चाहते हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है, मुस्लिम आरक्षण देंगे तो कल ईसाई भी आरक्षण मांगेंगे, बौद्ध भी मांगेंगे, जैन भी मांगेंगे, सिख भी मांगेंगे और ऐसी अनेक धार्मिक और संगठन हैं जो धर्म आधारित कार्य करते हैं, उनके फिरके भी आरक्षण मांगेंगे। तो मजहबी आरक्षण कितना होगा और कितनों को मिलेगा? इसके कारण मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, इसकी धज्जियां उड़ेंगी। मजहबों के नाम पर नफ़रत फैलेगी। मजहबों के नाम पर देश एकजुट होने की बजाय, भाईचारे में बंधने की बजाय हिंसा में बदलेगा, दंगे होंगे। लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वो आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, इसीलिए 400 पार का नारा दिया गया। आपको लगता है कि आरक्षण खत्म होगा? जितने ये बोलते हैं सब झूठ 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 बोलते हैं, क्योंकि ये स्वयं संविधान विरोधी हैं और आज उनकी यह पोल खुल रही है, इसलिए वो कीचड़ उछालने का काम करते हैं। मैंने जैसे शुरू का बताया, ऐसे 75 में भी, 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को कुचला और स्वयं तानाशाह आपातकाल लगाकर बन गई। इसलिए चाहे जम्मू कश्मीर को अलग संविधान देना होगा, उस समय में भी जनसंघ
आरएसएस से लोग, हजारों लोग जुड़े हुए, वह जेलों में यातनाएं सहे और इस प्रकार से संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने में एक युग का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से सन 1975-77 में भी संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उस समय जो भी और बीजेपी पार्टी थी, वो आरएसएस के लोग, कुछ राष्ट्रवादी ताकतें और मिलकर हजारों हजार जेलों में रही, यातनाएं सही और देश को पुनः लोकतंत्र और संविधान दिया। इसलिए जब जब देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर, जीवन मूल्यों पर संकट आया, उस समय उसकी रक्षा करने का काम कांग्रेस ने और उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया और हम लोगों ने उस समय उस संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया है। आप लोगों के बीच इसी जाते के रहे। साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ, आज भी अगर देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो इंडिया अलायंस से है, ना कि आरएसएस बीजेपी से है। क्योंकि आज के समय में कांग्रेस के नेतृत्व में कभी संविधान दिवस नहीं मनाया गया, आज संविधान दिवस मनाया जाता है। कभी बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़कर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी प्रकार से पांचों स्थान बाबा साहब अम्बेडकर के कांग्रेस ने विकसित नहीं किए, जनसंघ बीजेपी की सरकारों के समय में ये सब विकसित हुए हैं। आप लोगों के बीच इसलिए घूमते रहे। एक सवाल जो पिछले इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए गंभीरता के साथ कि जो उनका आरोप है वो बेबुनियाद है, बल्कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और इस प्रकार से जनता इस बात को सुन लेगी और मान लेगी, इसमें इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा जब जब भी ज़रूरत पड़ी है तो राष्ट्रवादी ताकतों ने ही की है। आप लोगों के बीच घूमते रहे हैं, आपको लगता है कि जो नारा 400 पार का दिया गया बीजेपी के द्वारा, वो नारा पूरा होगा? ऐसा है, उन्होंने अपनी शक्ति लगाकर, क्षमता लगाकर इस नारे के साथ आगे बढ़े हैं और इस बात को लेकर मैं इतना ही कहूँगा, 4 तारीख तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, देश के हित में परिणाम आएगा। एक सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात जो महत्वपूर्ण कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि मंगलसूत्र से मुजरा तक, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ जो मुस्लिम विंग है उसका भी देखते हैं। आपको लगता है कि मुसलमानों के बीच आप जब जब गए तो इस वजह से आपको कुछ दिक्कतें हुई? मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अनेक मीटिंगें पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मुसलमानों में ली हैं और मुसलमानों ने कहा कि ये बात सही है कि जब उन्होंने कहा कि वह घरेलू संपत्तियों का मुआयना करेंगे और मुआयना करने के बाद उनको बांट देंगे, उस पर से उन्होंने कहा कि जब वो मुआयना करेंगे और बांटेंगे तो मुजरा और मंगलसूत्र को क्या बख्श देंगे। इसलिए कांग्रेस ने ये जो वाक्य प्रयोग किया, ये कितना घातक है, देश के विकास के लिए कितना घातक है, हर आदमी की संपदा पर कितना बड़ा डाका है। इसलिए दिन दिहाड़े उन्होंने स्टेटमेंट देकर हर व्यक्ति की और धन संपदा पर, संपत्ति पर बहुत बड़ा हमला किया है। एक चरण का चुनाव बाकी है बस, अब विपक्ष ये कह रहा है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आपकी क्या राय है? सब ने प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए ऐसी बहस करना, कहते हैं कि वो करते हैं जिनके अंदर झेप होती है। इसलिए वोट होगा 1 तारीख का, उसका 4 तारीख को परिणाम आएंगे और सब कॉन्फिडेंट हैं तीसरी बार फिर से मोदी सरकार आएगी। मुसलमानों ने तो एक बड़ा अलग प्रकार का नारा सभाओं में लगाया, उन्हें कहा अपना मतदान करेंगे, 10 लोगों का और मतदान कराएंगे, तीसरी बार मोदी सरकार के लिए मतदान करवाएंगे। लगभग सब मुस्लिम कार्यक्रमों के अंदर मुसलमानों ने 3 वाक्यों की शपथ ली। फिर से बोलता हूँ, अपना मतदान करेंगे, 10 और लोगों का मतदान कराएंगे, इसके तीसरी बार मोदी सरकार के लिए मतदान करवाएंगे, फिर जलपान करेंगे।
एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस चुनाव प्रचार के दौरान एक वक्तव्य आया है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। इसमें उन्होंने ये कहा कि अब बीजेपी सक्षम है, उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? आधा वाक्य आपने सच बोला है, आधा झूठ बोला है। इसलिए उन बीजेपी का सक्षम होना ये अपने आप में अतीव प्रसन्नता का विषय है। जो आधा कहा कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, यह घड़ा हुआ और झूठ वाक्य है। आपको लगता है कि बीजेपी को आज भी आरएसएस की ज़रूरत है? ऐसा है, आरएसएस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट की शक्ति है। मेरे से अगर पूछोगे तो इस देश की हर राजनीतिक दल को इस सभ्य होने के लिए आरएसएस की ज़रूरत थी, है और रहेगी। कोई अछूता नहीं है जिसको ज़रूरत नहीं है। आज तो ये हालत हो गई है, जिनको वोट लेना वो आरएसएस को इस्तेमाल गाली देने के लिए करते हैं। दूसरे को वोट लेना है इसलिए वो आरएसएस की समर्थन की बात करता है। इसलिए एक बात मानकर चलनी चाहिए, आरएसएस यह अनुशासित, देशभक्त, समाज सेवी और चरित्र निर्माण की एक संस्था थी, एक संस्था है, एक संस्था सदा रहेगी। एक आखिरी प्रश्न मैं लूँगा। एक बात जो विपक्षियों ने प्रधानमंत्री को लेकर बोली कि वो तो भगवान के रूप हैं, उनका तो जन्म जो है वो चमत्कारिक तौर पर हुआ। तो अब आरएसएस को ये बात बतानी चाहिए। ये बात अरविंद केजरीवाल ने खास करके बोली, एक इंटरव्यू दिया उन्होंने आज तक को, जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस को ये बात बतानी चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री भगवान के रूप हैं। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से झूठ बोलना, बहुत अच्छे से फालतू की बातें करना, निरर्थक बातें करना, ये उसका और अशोभनीय चरित्र बन गया है। अशोभनीय चरित्र और एक ऐसा केस हो जाता है, अगर सचमुच में उनके अंदर कुछ लोकतंत्र है, सचमुच में उनमें कुछ मानवता है, तो उन्होंने और जेल जैसे ही गए थे तुरंत इस्तीफ़ा देकर सिद्ध करना चाहिए था कि वह लोकतंत्रवादी भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं और संविधान समर्थक भी हैं। उन्होंने तो बता दिया कि ना उनका लोकतंत्र पर भरोसा है, ना न्यायप्रिय हैं, ना मानवीय जीवन मूल्यों के वो समर्थक हैं। आज बंगाल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आया है, ममता जी ने उस फैसले का विरोध कर दिया। ना संविधान को मानते, ना न्यायपालिका को मानते। इसी का नाम केजरीवाल भी है। अगर शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी होती है बीजेपी, तो क्या किसी और नेता के ऊपर नाम पर सहमति? सब मनगढ़ंत बातें हैं। 4 तक प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा आवश्यकता थी, है और रहेगी। तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही किसी तरह का कोई भी मत जो है वो सामने रखा जाएगा। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।